डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी हम लोग करेंगे कंपार्टमेंट एग्जाम 2022 के लिए न्यूमेरिकल फिजिक्स से। इससे पहले भी मैंने टर्म 2 के लिए जो आपको न्यूमेरिकल करवाया था उसे भी आप जरूर देख लें, क्योंकि जो वहाँ करवाया है वो यहाँ पे नहीं बताऊंगी मैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट एग्जाम में जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल के, वो यहाँ पे जो मुझे लगा है कि ये इम्पोर्टेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे ये है। अब ये क्वेश्चन आप में से बहुत सारे बच्चे अराइज करते हैं कि आप क्या गारंटी देती हैं कि ये क्वेश्चन आएंगे, तो कोई गारंटी नहीं देती हूँ मैं। ऐसा कोई गारंटी नहीं है मेरे पास कि सेम टू सेम ऐसा ही यही क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, होप करती हूँ, ऐसा विश करती हूँ कि हाँ, जो मैंने आपको बताया वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए और आप 100% स्कोर करें, ये मेरी चाह है। ठीक है, लेकिन क्या होगा ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा सेट किया गया है। बस पढ़ाई जब आप करते हैं तो चूंकि आपका सिलेबस यही है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बस। और देखते हैं होपफुली होता क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, और इसके अलावे अगर कोई क्वेरीज हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक डाल सकते हो। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिया है मैंने, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ये थ्योरी सेक्शन में मैंने बताया था आपको, तो उसका यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, तो आप लोग इसे डेफिनेशन को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन आपको लिख दिया है मैंने, ये देख लीजिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है यहाँ से बनाएंगे हम लोग। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस फिगर को देखते हुए हमें क्या करना है, इन द फॉलोइंग रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कंपार्टमेंट 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक है, अब आप देखिए, तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आपको फिगर देखते ही समझ में आ गया होगा, थ्योरी सेक्शन अगर आपने पढ़ा है तो, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। उसी चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जिसको थ्योरी पता होगा वही इस क्वेश्चन को बनाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं कैसे करना है आपने। देखिए यहाँ पे विड्थ ऑफ लिक्विड सरफेस दे रखा है, लिक्विड सरफेस का विड्थ कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और डेप्थ दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो ये हाइपोटेनस आप निकालेंगे, ये हाइपोटेनस आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बातें हैं समझिएगा। इट इज अ क्रिटिकल केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन रिफ्रैक्टेड रे गेजेस अलोंग द लिक्विड सरफेस। तो देखिए जैसे जैसे आपका जो है रिफ्रैक्टेड रेज जो होता है, जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया गया एरो करके, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ये दिखाया जाता है कि जैसे जैसे ये जो एंगल होता है ना आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, तो क्या हो जाता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल होता है। मैंने पढ़ाया है आपको। तो चलिए यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस है, और यहाँ पे इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू 1/sin IC क्यों हुआ? देखिए ऐसा आपने पढ़ा है, म्यू इक्वल्स टू साइन R/sin I होता है। तो साइन R जो यहाँ पे है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो गया, रिफ्रैक्टिव एंगल जो हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो केस देख रहे हैं ना आप, ये एरो ऐसे दिखाया गया है, तो ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री के बराबर है। इसके कारण क्या हो गया, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, इसलिए यहाँ पे 1 हो गया, और साइन IC हो गया, यानी कि साइन इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रिटिकल एंगल का यहाँ पे काम आ गया। क्रिटिकल एंगल जब IC आपका ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। IC जो होता है आपका ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे IC रिप्रेजेंट किया गया है। फ्रॉम अबव रे डायग्राम आप क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ रे इनसाइड लिक्विड निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ रे इनसाइड द लिक्विड, ये जो आप देख रहे हैं लेंथ ऑफ रे इनसाइड द लिक्विड आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और निकालेंगे। इसलिए साइन IC परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ पे 30/50। अब आप लोगों को देखिए, पहले इसको समझ लीजिए। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V, और ये लिख सकते हैं, इसलिए हमें V निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड निकालना है। तो V इक्वल्स टू C साइन IC, बस सॉल्व किया, बन गया। अब यहाँ पे आप सवाल कर सकते हैं कि साइन परपेंडिकुलर, यहाँ पे आपने 30 कैसे लिया, जबकि आपको देखने से फील आ रहा होगा कि ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये तो देखिए यहाँ पे I होता है ना। तो इस एंगल का पता करने के लिए आप इसको, अगर इन दोनों को पैरेलल देखेंगे तो ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा।
तो यहाँ से चूंकि एंगल मेजर हुआ, इसलिए एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, सटा हुआ जो होता है वो बेस होता है, और हाइपोटेनस तो बदलता ही नहीं है। तो ये चीज समझिएगा। जैसे यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता है कि ये, जैसे यहाँ पे दिखा दिया गया आपको ये आई है, तो आई का वैल्यू जो निकालेंगे, आई निकालने के लिए क्या है हमारा कि ये हमको पता है कि ये इस ट्रायंगुलर पे हम लोग काम कर रहे हैं, इस ट्रायंगल पे, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, चूंकि ये पैरेलल लाइन की तरह शो किया गया, तो ये हमारा अल्टरनेट एंगल हो गया। दैट्स वाई दिस इज योर साइन आई सी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, तो उसी के कारण वो 30 हुआ, परपेंडिकुलर 30 हुआ, 40 नहीं हुआ। बस बाकी तो समझ ही गए थे आप। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज डिप्ड इन टर्न अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 और अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कहता है विल इट बिहेव एज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस इन द टू केसेस। दूसरा कहता है हाउ विल इट्स फोकल लेंथ चेंज इन द टू मीडिया। बात आ गई समझ में आपके। यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस लेना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका दिया हुआ है, उसको डिप करना है। एक बार मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 रखना है, दूसरी बार ये रहेगा 1.3। तो आपको बताना है कि जो आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है वो जो है बिहेव एज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइए मान लेते हैं लेट एफ यानी फोकल लेंथ एयर है ना, एफ एयर जो लिखा हुआ है यहाँ पे, फेयर मत पढ़िएगा इसको, एफ एयर है ना। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन एयर है अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये होता है फॉर्मूला, आपने पुट कर दिया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको बनाइए। कुछ नहीं किया है मैंने, बस रीअरेंजमेंट किया है, इसको यहीं छोड़ दिया, इसको लेके इधर आ गए हैं, इधर आ गए। तो इसका देखिए वैल्यू 1.5 दे रखा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो 1.5 रखा। सॉल्व कीजिएगा इसको, देखिए यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो 0.5 आएगा, 0.5 से इसको हटाइएगा तो ऊपर 0, 5 2 जा 10, तो 2/f आ जाएगा, है ना। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर। तो यहाँ आप देख सकते हैं वही जो कैलकुलेट किया उसको ऐसे लिख दिया। व्हेन लेंस इज डिप्ड इन मीडियम ए, तो ए ये क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इन मीडियम ए कितना है 1.6। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करते हैं तो 2 मीडियम होता है, एक मतलब जैसे मीडियम 2 होना चाहिए, तो उसी के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो 1.6 हो गया, बस कुछ नहीं किया, 1/f ए लिखा। ये ए क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन डिप इन मीडियम ए हो गया। जहां एफ बी आप लिखोगे तो वो हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन डिप्ड इन मीडियम बी। तो बस इसको किया, लिखा है, लेंस मेकर फॉर्मूला को लिखा। अभी आपने देखा है कि इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, बस उसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका पहला दे रखा था 1.5, जो पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है आपका 1.5, और ए मीडियम ए में दे रखा है 1.6। सॉल्व कीजिए इसको, आपका देखिए सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू ऐसा आएगा -1/8 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है, देखिए एज साइन ऑफ एफ ए इज अपोजिट टू ऑफ दैट ऑफ द साइन ऑफ एफ एयर, द लेंस विल बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस। अगर पॉजिटिव आता तो क्या हो जाता, कन्वर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव करता। तो ये जैसे मैंने ए बताया है, सिर्फ बी खुद से आप बना लीजिए, प्रैक्टिस जस्ट इसी की तरह बनेगा। सिर्फ मेरा 1.6 की जगह आप 1.3 आपका दिया है ना, पीछे क्या दे रखा है 1.3, तो 1.3 लिख के बनाइएगा, ठीक है। बना लीजिए, पॉजिटिव आएगा तो लिख दीजिएगा कि साइन दोनों का सेम है, इसलिए वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। आई होप आप समझ रहे हैं। मतलब थोड़ा तो जल्दी है ही है, आप जान ही रहे हैं कि कल ही आपको एग्जाम देना है, तो थोड़ा जल्दी है कोशिश, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ कि आपको जितना हो सके कॉन्सेप्ट के साथ ही बताया जाए, ऐसे ही ऊपर ऊपर नहीं बताया जाए, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, तभी तो आप एग्जाम में बना के आओगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो फटाक से। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, आप खुद भी बना सकते हो इन सबको, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क फंक्शन दे रखा है, वर्क फंक्शन W ऑफ अ मेटल X इक्वल्स टू इतना जूल, कैलकुलेट द नंबर n ऑफ फोटोन ऑफ लाइट, वेवलेंथ इतना, वेवलेंथ दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा है, टोटल एनर्जी हुज टोटल एनर्जी इक्वल्स टू W, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू W यानी वर्क फंक्शन। ये कंपार्टमेंट 2015 का क्वेश्चन है, तो वर्क फंक्शन दे रखा था, लिख दिया। अल्फा लैम्डा भी आपने लिखा, तो इसको नैनोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लो। और n आपको वॉट है,
अब कहोगे कि स्मॉल एन क्यों लिखा, कैपिटल एन ही लिख लो भैया। तो एन इक्वल्स टू वॉट हो गया, लेट एन बराबर नंबर ऑफ फोटोन्स देन वर्क फंक्शन डब्ल्यू इक्वल्स टू एन एच सी बाई लेमडा। बस ये सब चीज़ ना आपको थ्योरी में पढ़ाया गया है, यहाँ पे आप कुछ नहीं बताऊंगी अभी। आपको सिर्फ इतना ही याद कर लेना है कि डब्ल्यू बराबर एन एच सी बाई लेमडा। एन आप समझ गए नंबर ऑफ फोटोन हो गया, एच प्लांक्स कांस्टेंट हो गया, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, लेमडा वेवलेंथ हो गया। ठीक है, बस एन ही निकालना है। एन को बाहर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इतना आया, और सारे का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि डब्ल्यू पता है, लेमडा पता है, एच हमें फिर पता ही होता है, फिक्स होता है, और सी भी हमें पता है। तो ये सब का वैल्यू पुट किया, और मैंने यहाँ आंसर नहीं निकाला है, आप खुद से आंसर निकाल लीजिएगा बच्चों, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर तो खुद ही ना करना है आपको। इसी वजह से सिर्फ मैंने ये एक बताया आपको कि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने करना क्या है, कैसे बनाना है। तो ऐसे करा, आंसर आप खुद से बनाना, और आंसर मुझे भी बता देना, ताकि मैं आपके बताए हुए आंसर को पिन कर दूंगी तो दूसरे बच्चे भी उसको फायदा ले सकेंगे उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम हो गया। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लगता है कि इतनी इजीली बनेगा नहीं। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 1 × 10⁻⁻10 मीटर आप करेंगे। काइनेटिक एनर्जी वॉट है, क्योंकि निकालना है आपको। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन से हम जानते हैं लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी होता है। काइनेट देखिए इसमें कोई इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है, सिर्फ एच हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है ये पता है, लेमडा यहाँ पे लेमडा दे रखा है, तो पी में एम और भी होता है, लेकिन हमें निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या क्या चाहिए, एम चाहिए, भी चाहिए, तभी तो काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर, और ये हाफ इधर आ गया 2 काइनेटिक एनर्जी, यानी 2 × काइनेटिक एनर्जी। एम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए तो एम स्क्वायर भी स्क्वायर हो जाएगा, 2m के काइनेटिक एनर्जी। मैंने उतना लिखा नहीं है बच्चों की, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई एम बोथ साइड, देन वी गेट दिस। इतना नहीं लिखा है, आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर कर सकते हैं, मतलब बस यहाँ पे आपको बताने आई हूँ कि हाँ इस यहाँ पे क्या हो गया, इतना हो गया। देखिए एम स्क्वायर भी स्क्वायर 2m के ही, तो ये एम भी के जगह पे पी इक्वल्स टू आपको पता है ना एम भी होता है, तो बस पी स्क्वायर लिख सकते हैं, 2m के हो गया, यानी काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो पी इक्वल्स टू √2m के काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो लेमडा इक्वल्स टू एच बाई काइनेट, देखिए पी के जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये अब लिख सकते हैं √2m के, है ना, ये के बार बार जो लिखा हुआ है ना उसको काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है। तो के इक्वल्स टू क्या हो गया, के हमें निकालना है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा कि आपको रूट अंडर से बाहर करना है। समझ जाइए कि आपको क्या करना है, ओवरऑल दोनों के तरफ आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। देखिए ये वाला चीज समझा देती हूँ, बहुत बच्चों को समझ में हो सकता है नहीं आए। इस चीज को जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि स्क्वायर किया तो ये रूट हट के 2m के काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया। ऐसे करने के बाद ही जब काइनेटिक एनर्जी को बाहर करेंगे आप, तो काइनेटिक एनर्जी इधर ले आए तो एच स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर 1/2m, यही चीज यहाँ आ गया है डायरेक्ट। ठीक है, तो बस समझने की कोशिश कीजिए। मैथमेटिक्स जब पढ़ते हैं ना तो फिजिक्स के अंदर उसका बहुत यूज है, मतलब केमिस्ट्री में भी यूज है। जब भी न्यूमेरिकल आप बनाओगे, न्यूमेरिकल मीन्स क्या, मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के लिए नीड आता है उसका। तो यहाँ पे इसने ऐसा कर लिया, अब कुछ नहीं है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या है, सारा वैल्यू मैंने लिख दिया है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी का आपका यूनिट जूल हो जाएगा, और इसका आंसर आप मुझे भी बताइएगा, ताकि मैं बच्चों के लिए उसे पिन करूंगी। ठीक है, मैंने शुरू में ही कह दिया है। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपको करना क्या है, जो मैंने नहीं बताया है क्योंकि पहले भी बता रखा है, एक ही तरह का तो बार बार नहीं बताना है ना। तो देखिए आप क्या करना, रेडियस वाला जो बोर्स मॉडल में आप रेडियस पढ़ते हैं वो पता होना चाहिए आपको, एनर्जी वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एकदम याद कर लीजिएगा। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो फॉर्मूला है स्पेक्ट्रल लाइन का, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रल लाइन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला, ये सब आप कर लीजिएगा जरूर से। फिर आपको क्या करना है, मास डिफेक्ट मैंने पहले भी बता रखा है, मास डिफेक्ट ये सब छोटा छोटा चीज है, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो पढ़ ही लीजिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप जरूर से पढ़ के जाइएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज, पीएन जंक्शन पढ़ लीजिएगा,
ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, बस इतना आप कर लीजिए इसको, मतलब रिवीजन के रूप में कर लीजिएगा। ये तो आपको मैंने बताया ये न्यूमेरिकल का पार्ट है, ये बस ऐसे है कि थ्योरी में बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है ये सब, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ताकि बस इतना ही रिवीजन कीजिए। अगर फिजिक्स का एग्जाम देना है आपको सिर्फ, तो बस इतना रिवीजन कीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, आपका हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बशर्ते कि थ्योरी आपने जो आपको टर्म 2 में पढ़ना था उसे पढ़ रखा होगा, तो आपका हो जाएगा काम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। बस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कंपार्टमेंट।